किसी को कुछ पूछना है? पिछले क्लास में जो कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़े थे, ठीक है, हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़ लिए, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। रेडिएशन का क्वेश्चन तुम लोग ट्राई किए? न्यूटन लॉ का लॉजिक बताए थे तुम लोगों को? अरे अरे क्वेश्चन ट्राई किए कि नहीं? बोलते का नहीं हो रही? आज अपने को शुरू करना है आगे। रेडिएशन का तो क्वेश्चन कैसे करते तुम्हें बताए थे, नियम कानून 5-6 था उसमें। मेन तो ठीक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था, बाकी सब तो ऐसे फर्जीवाड़ा है, वो सबसे क्वेश्चन होता नहीं है। बोलो कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो 3 चीज पढ़े हम लोग, ठीक है, कैलोरीमेट्री, लीनियर एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, है ना। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन और रेडिएशन, अरे सही, ये 2 चीज मेनली था। आज हम लोग बात करेंगे दैट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का तैयारी कर रहे हैं, सही? yes. तो आइडियल गैस होता क्या है एक्चुअली? आइडियल गैस तुम लोग देखो, ये जो टॉपिक है एक्चुअली हमें तो पढ़ाना चाहिए था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट आइडियल गैस लॉ ये सब तुम लोग शायद जानते होंगे, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस देखो, मेनली मेन प्रॉपर्टी जो होता है तुम्हें बता देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस होता है, पहला प्रॉपर्टी होता है मतलब किस गैस को आइडियल गैस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस का ही बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आइडियल गैस करके कुछ होता नहीं है, ठीक है, जो भी होता है वो रियल गैस ही होता है, समझ गए? आइडियल गैस ना होके मेनली तो रियल गैस ही होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस का, ठीक? अरे सही रे। तो आइडियल गैस होता क्या है? आइडियल गैस में देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में ना ही अट्रैक्शन और ना ही रिपल्सन होता है, समझ गया? किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, सही? समझ गए? ना ही अट्रैक्ट करता है दूसरे को और ना ही रिपल्सन होता है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज दे ऑलवेज अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, समझ गया? आइडियल गैस क्या होता है? गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता रहता है, जिगजैग मोशन करता रहता है, ठीक है। तो जिगजैग मोशन करता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा बट कोलिजन ऐसा होगा कि 2 मॉलिक्यूल के बीच जो कोलिजन होगा उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, समझ गए? ठीक है, आइडियल गैस में, ठीक है, कोई कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, सही? दे ऑलवेज अंडरगो कोलिजन, बट कोलिजन हमेशा इलास्टिक होता है, ठीक है, कभी हीट लॉस नहीं होगा, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल लॉस नहीं होगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है आइडियल गैस का, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू फ्री स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, मतलब आइडियल गैस का साइज जो होता है गैस मॉलिक्यूल का वो करीब करीब 0 होता है, ठीक है, मतलब आइडियल गैस को अगर हम चाहें तो 0 वॉल्यूम तक कंप्रेस कर सकते हैं, समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, जबकि एक्चुअल में रियल गैस में 0 वॉल्यूम तक कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी आइडियल गैस का होता है दे नेवर शो एनी केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हो 1 मोल प्लस 1 मोल हो जाता आधा मोल, सही, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, दे नेवर शो एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब 1 मोल प्लस 1 मोल हमेशा 2 मोल रहेगा, ठीक है, 1 किलो प्लस 1 किलो हमेशा 2 किलो रहेगा, कभी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है उसके कारण होता है, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है ही नहीं, तो ये कभी केमिकल रिएक्शन शो करेगा ही नहीं, सही। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, मतलब किस गैस को हम आइडियल बोलेंगे, ठीक है। और एक आइडियल गैस लॉ होता है, तुम लोग सुने होंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सुने हो? ये तो हमें बताने का जरूरत नहीं है। इसमें पी जो है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किस में लेते हैं? मीटर क्यूब में। एन है नंबर्स ऑफ मोल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, आर का वैल्यू होता है 8.314, सही है। और टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर मस्ट बी इन
केल्विन। समझ में, इसको आइडियल गैस लॉ बोलते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये दो चीज तुम जानते हो। इसके बाद आता है, समझ गई है, इसमें हम जो है Yes, sir. है ना, फर्स्ट लॉ पे आने के लिए थोड़ा सा बेसिक तुमको आइडिया दे रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा थ्योरी, तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम लोग केमिस्ट्री में जानते हो, पढ़े हो, क्योंकि एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस Yes, sir. केमिस्ट्री में रहता है, तो फिजिक्स में हमको पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अरे सही। Yes, sir. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का Yes, हमें sir. जो मतलब होता है, ये PV is equal to 1/3 NMC स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब तो तुम लोग जानते होगे, है ना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम आते हैं मेनली डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्या हो, जो फिजिक्स का पोर्शन है, सही। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, फ्रीडम, सही। अब जैसे मान लो ये एक कमरा है, ये रूम है, इस रूम में अगर तुमसे बोले कितने मोल गैस होंगे, मान लो नंबर ऑफ मोल कितना, 1 मोल मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 मोल गैस, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है ना, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब तुमसे बोले इतने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लिखो, लिख पाओगे? हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी लिखने बोल दे तो लिख पाओगे? No, अरे sir. हर मॉलिक्यूल का एनर्जी लिखने बोल दे तो तुम नहीं लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे जो मॉलिक्यूल है, इसका एनर्जी एक साथ लिख पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ गया? ठीक है, तो हम लोग क्या करते, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है। जैसे एक गैस मॉलिक्यूल लिए, एक गैस मॉलिक्यूल अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे कुछ जा रहा होगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा Vy और एक ऐसा कंपोनेंट होगा Vz। ठीक है, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल का 3 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। समझ गए? ठीक है, इस गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट होगा Vx, Vy एंड Vz। अगर हम इसका स्पीड बोले तो तुम क्या बोलोगे, स्पीड का स्क्वायर इज Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर लिखोगे? ठीक है, लिखोगे ना? अरे एक गैस मॉलिक्यूल का Yes, sir. मान लो तिरछा जा रहा है तो एक Vx होगा, एक Vy होगा और एक Vz, तीनों होगा ना, Vx, Vy एंड Vz। ये गैस मॉलिक्यूल का स्पीड हम लिख सकते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा दैट इज रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। अब सही, हर गैस मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पीड करीब करीब सेम रहता है। ठीक है, अगर तुमसे बोले व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बोलोगे 1/2 m v स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, मतलब Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। सही है? ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो होगा, एक मॉलिक्यूल का बोल रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 m Vx स्क्वायर, 1/2 m Vy स्क्वायर प्लस 1/2 m Vz स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, अरे समझ गए? Yes, sir. तो ये हमारा हो गया गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सही। अब जो है Yes, sir. कि गैस मॉलिक्यूल का अगर हम एनर्जी लिख लिए, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी लिख लिए, ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। अब तुम देखो एक गैस मॉलिक्यूल का Vx, एक पहली बात तो गैस मॉलिक्यूल अपने को दिखता नहीं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल तो अपने को दिखेगा भी नहीं, है कि नहीं? ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल तुम्हें बोले कि तुम उसको देख पाओगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं देख सकते। ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल को तो देख ही नहीं सकते, तो उसका Vx, Vy, Vz निकालना हमारे लिए नामुमकिन बात है। समझ में आया? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब हम ये लिखते हैं तो इसमें 3 टर्म है एक्चुअली, Vx है, Vy है और Vz है। अगर मान लो तुम्हें Vx पता है और Vy, Vz नहीं पता तो तुम काइनेटिक एनर्जी एक गैस मॉलिक्यूल का कंप्लीटली लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना रे। अरे आवाज समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सैलो ठीक है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का अगर तुम्हें Vx पता है, Vy, Vz नहीं पता है, तो तुम एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट नहीं लिख सकते।
तो काइनेटिक एनर्जी दिखने के लिए हमें कितने टर्म पता होने चाहिए? एक टर्म, दो टर्म और ये 3 टर्म। समझ में आया? ये 1 2 3, तो इसी को बोलते हैं डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आया? एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट टर्म लेने पड़ेंगे? दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 2 3 ये जो है इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। सही? समझ में आया क्या? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, मान लो वो चलता भी है, जैसे ये तो मोनो एटॉमिक है, ठीक है, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक, मतलब एक सिंगल एटम वाला गैस है, सही, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सही। लेकिन अगर डाई एटॉमिक है, मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? डाई एटॉमिक होता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे जिगजैग मोशन तो करेगा ही करेगा, साथ में ऐसे घूमेगा भी, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और घूमने के कारण ये ऐसे अगर घूमेगा तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, ऐसे घूमेगा तब भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, बट ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा? 0, तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर यूज्ड टू राइट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। समझ में आया क्या बोले? एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट चीजें चाहिए, उसी के संख्या को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। समझ में आया क्या? ठीक है। अब डाई एटॉमिक का बात करते हैं। डाई एटॉमिक में क्या होता है कि ये गैस मॉलिक्यूल है, इसमें एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, 3 तो ट्रांसलेशनल रहेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देंगे? 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz² प्लस 1/2 i ओमेगा x² प्लस 1/2 iy ओमेगा y², ठीक है, प्लस 1/2 iz ओमेगा z²। बट एक एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा? ओमेगा 0 है ना, एनर्जी 0 होगा। देखो ये अगर गैस मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल इधर मॉलिक्यूल, ये ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्सी आएगा, ये समझ में आ? ये ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्सी आएगा, बट अगर ये ऐसे सिर्फ घूमता है देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0। समझ में आया? सो फॉर डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। समझ में आया? F represents the degree of freedom। समझ गया? फॉर मोनोएटॉमिक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3। फॉर डाइएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 5, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल होता है और 2 रोटेशनल होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है? क्या बके जा रहे हैं? ट्राई एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 6। ठीक है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है, मतलब 3 एटम हो बट लीनियर नहीं हो, तो उस केस में Ix भी 0 नहीं होगा, Iy भी 0 नहीं होगा और Iz भी 0 नहीं होगा। सो ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक बोल दें या, ठीक है, पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 6। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 6। देखो जानवी क्या होता है कि ये गैस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है? 0। अगर ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा? 0। देखो ऐसे घूमेगा, ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स है, वाई है और जेड है। अब तुमसे बोले व्हाट इज आई एक्स? आई एक्स क्या हो जाएगा? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों पार्टिकल का अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? 0। आई वाई क्या हो जाएगा? आई वाई इज mr², 2mr²। आई जेड अगर बोले तो क्या हो जाएगा? आई जेड हो जाएगा 2mr², ये अगर r है तो। बट आई एक्स क्या होगा? 0। समझ में आया? एक तो तुम लोग का माइक खराब रहता परमानेंट, ठीक है, तो ये जो है तकलीफ ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 होगा क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा, ठीक है, बट y और z में 0 नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या? ये समझ गए?
तो इसीलिए अगर देखो ये पेन को इधर एक मॉलिक्यूल मान लो, एक इधर मॉलिक्यूल मान लो, तो ये रैंडम मोशन करेगा तो Vx Vy Vz तो रहेगा, और घूमने के कारण सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए, ठीक है। ट्राई और पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, ठीक है। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ट्राई और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। समझ गए? अरे सही रे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। समझ गए? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कहानी हो गया। इसके बाद आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग करते क्या, ये क्लियर है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डाई एटॉमिक होता है 5, ट्राई और पॉली नॉन लीनियर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, जिसमें हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, वाइब्रेशनल का बात नहीं करते, वाइब्रेशनल अपने सिलेबस में नहीं। समझ गए? तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब समझ गए, काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल का लिखने में कितना इंडिपेंडेंट चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए? यस सर। समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? इसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का काम क्या है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब मैक्सवेल जी ने बताया, देखो क्या बताया। जैसे हम एक मोनो एटॉमिक का एग्जांपल लेके तुमको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लो ये एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, ये V से चल रहा है, ठीक है। तो इसका V हमारा हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Vx1 का स्क्वायर, Vy1 का स्क्वायर, Vz1 का स्क्वायर, सही। और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ऐसे चल रहा है, ये V2 से। V2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर इज Vx2 का स्क्वायर, Vy2 का स्क्वायर प्लस Vz2 का स्क्वायर, सही है, ठीक है। अब देखो V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि ये टेम्परेचर सेम है, गैस मॉलिक्यूल का अगर टेम्परेचर सेम है तो स्पीड क्या रहेगा, तुम लोग सुनोगे RMS स्पीड सेम होता है, तो V1 और V2 तो बराबर होगा, ठीक है। तो मैक्सवेल जी ने ये बताया कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 mvx स्क्वायर प्लस 1/2 mvy स्क्वायर प्लस 1/2 mvz स्क्वायर, सही। मैक्सवेल जी ने बताया कि किसी मॉलिक्यूल का अगर Vx ज्यादा है तो उसका Vy और Vz क्या होगा, कम होगा। किसी का Vx कम है तो Vy और Vz ज्यादा हो। समझ में आया? एक कंपोनेंट अगर किसी का कम है तो हो सकता है दूसरा दोनों छोटा हो, क्योंकि V1 और V2 का वैल्यू क्या है, बराबर। एक दो गैस सिमिलर गैस मॉलिक्यूल का सेम टेम्परेचर पे RMS स्पीड सेम होता है, सही। अरे कुछ समझ में आ रहा है रे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो नहीं बोलो, फिर बुला के पढ़ाएंगे। आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सवेल जी ने बताया कि भाई ये जो एनर्जी है, ये जितना एनर्जी होगा ऑन एन एवरेज, और ये जितना एनर्जी होगा, ये एनर्जी भी E होगा, ये एनर्जी भी E होगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये अगर E है तो ये भी E होगा और ये भी होगा। समझ में आ? उन्होंने बताया कि ऑन एन एवरेज ये वाला एनर्जी, ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी बराबर होगा, और ये E का वैल्यू होगा 1/2 kT। समझ में आया? ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया? इस थ्योरी को उन्होंने दिया नाम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उन्होंने बोला कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है, जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो होगा 1/2 kT। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास, देखो यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम the amount of energy associated for a single atom or molecule is 1/2 kT, where K is called Boltzmann constant। समझ में आया? K का वैल्यू जो होता है it is R/Na। R क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314, और Na क्या है? 6.023 into 10 to the power 23, अवोगाद्रोस नंबर। समझ में आया? ठीक है। K का वैल्यू जो होता है R/Na, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है।
है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जी ने बताया कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो होता है 1/2 kT। समझ गए? ठीक है, मैक्सवेल जी Yes, ने sir. बताया कि किसी मॉलिक्यूल का जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बराबर बराबर एनर्जी ही रहेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अब देखो इसमें क्या हो कि अगर हम बोले कि एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एक मॉलिक्यूल का, ये हो जाएगा 1/2 F kT, वेयर K इज R/Na। समझ में आया? ठीक है, मान लो कि ये गैस मॉलिक्यूल है तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है F। अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितना होता है 1/2 kT। समझ गया? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी एसोसिएटेड जो होता है 1/2 kT। सही, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या होगा? ठीक है, F kT/2। जैसे मान लो ये सिंगल मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी है, ये है 1/2 kT, ये भी है 1/2 kT और ये भी है 1/2 kT। तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 kT। ठीक है, 3 क्या है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? Yes, sir. मतलब उन्होंने बोला हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी होगा ये होगा, ठीक है, 1/2 kT। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा F इज इक्वल टू 3 फॉर मोनो एटॉमिक, ये भी हम बता चुके हैं। F इज इक्वल टू 5 फॉर डाई एटॉमिक, ठीक है। F इज इक्वल टू 6 फॉर ट्राई और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर होना जरूरी है। जैसे CO2 को हम लोग डायटोमिक ही मानते हैं क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सही, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात हुआ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का इतना रहेगा अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है और टेम्परेचर इन केल्विन T है। तो 2 एटम का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इतना है तो 2 का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए क्या कर देंगे, एक एटम के लिए इतना है, 2 एटम के लिए डबल, 3 एटम के लिए 3 टाइम्स, तो 1 मोल के लिए कितना Na टाइम्स 1/2 FKT। बोलो रे, एक एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना अगर F है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 FKT। तो एक एटम का या मॉलिक्यूल का अगर इतना एनर्जी है, ठीक है, तो एक मोल का कितना एनर्जी होगा, एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है ना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, आर्यन, सैलोक, सांभवी, रिजू, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आएगा तो बोल देना, आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी, 2 क्लास ज्यादा लगेगा बट अच्छे से सीखना है। यस सर। ठीक है, सो एक मोल, देखो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, हम फिर से एक बार समझाते हैं क्योंकि हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि तुमको कैसे समझाया जाए, ये सब थोड़ा तकलीफ वाला चीज है। देखो हम एक बार फिर से समझाते हैं, मान लो एक है ना 1 डिग्री, है ना, एक बार फिर से समझाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितना होता है 1/2 kT, इतना जूल एनर्जी होता है, where K is R/Na and T is the temperature must be in Kelvin। सही, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी 1/2 kT होता है। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितना होगा एक मॉलिक्यूल का, है ना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा F इंटू 1/2 kT। सही है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का, है ना, इतना एक मॉलिक्यूल 1, ठीक है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F/2 K इंटू T। सही है, ये एक मॉलिक्यूल का जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा F/2 kT। सही, समझ में आया? 2 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा Yes, sir. 2 टाइम्स F/2 kT। एक मॉलिक्यूल का या एटम का इतना अगर एनर्जी है तो 2 एटम का क्या होगा डबल। सही, 3 एटम का क्या होगा 3 गुना, जैसे ये 3 एटम है, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, और अगर हम बोले कि इसका एनर्जी FKT/2 है
इसका भी एफ के टी बाई टू है, इसका भी एफ के टी बाई टू है, तो इन तीनों का एनर्जी कितना हो जाएगा 3 एफ के टी बाई टू, सही। Yes, sir. तो अगर हम बोले Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F, हैविंग, है ना, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू Na इंटू एफ के टी बाई टू। समझ में आया? Yes, sir. है ना। और Na मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स 1 मोल, है ना, मतलब 1 मोल, ठीक है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कितना, ठीक है, Na इंटू एफ के टी बाई टू जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हैविंग काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू दिस। सही है गलत है? सही है सर। सही है। अब n मोल, एक मोल का अगर एनर्जी इतना है, तो n मोल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू n टाइम्स Na एफ के टी बाई टू। देखो तो एक मोल का अगर इतना एनर्जी है, तो n मोल का कितना एनर्जी होगा, इतना। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस molecules having F degree of freedom will have kinetic energy, kinetic energy of n molecule of atom will have तो गलत सेंटेंस नहीं बना सही। kinetic energy of n mole of gas molecule having F degree of freedom is, यहाँ सीधा is लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इधर लिख चुके हैं ना, is equal to n, ठीक है, into Na into F के T by 2। सही है? सही। So kinetic energy of n moles of gas molecule having degree of freedom, ये हो जाएगा n Na, ठीक है, by 2 into F, K means R by Na into T, because we know K is Boltzmann constant जिसका वैल्यू R by Na होता है। समझ गए? ये Na क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 nRT, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैविंग, ठीक है, NFRT, है ना, F into nRT, समझ में? दिस इज इक्वल टू NFRT by 2, इतना जूल एनर्जी होगा, ठीक है, NFRT by 2। समझ में? मतलब ये हुआ कि अगर इस रूम में n मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, जिसका, है ना, जिसका टेम्परेचर T है, तो उस पूरे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जोड़ के क्या हो जाएगा, NFRT by 2। समझ में आया? ठीक है। और इस काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग, ठीक है, U लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू NFRT by 2। समझ में आया? U को हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, सही। F रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए F का वैल्यू 5 होता है, ट्राई और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए F का वैल्यू 6 होता है। समझ गए? अरे समझ गए रे? Yes, sir. ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर हमने बोला, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। समझ में आया? अब यहां से ये जो U है, किसी भी टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी इज NFRT by 2, और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो DU इज ऑलवेज इक्वल टू NFRDT by 2। समझ में आया? DU क्या है, ठीक है, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसमें N नंबर ऑफ मोल, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट 8.312,
और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। du is called change in internal, समझ में आया, du is called change in internal energy, dt is the small increase or decrease in temperature, dt is, समझ गए, du is equal to NFR dt by 2, समझ गए, ठीक है। du जो होता है स्मॉल, समझ गए क्या, इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू NFR dt by 2। अगर टेम्परेचर, देखो गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, गैस का रैंडम मोशन कैसे बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओ, तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज करोगे सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सही। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, समझ में आया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, सही। एन नंबर ऑफ मोल है, एफ का वैल्यू बता चुके हैं, मोनो एटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 3 लेना है, डाई एटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 5 लेना है, ट्राई और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए एफ का वैल्यू 6 लेना है, और लीनियर के लिए 5 लेना है, समझ गया। ये तो हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी का कहानी। काइनेटिक थ्योरी का जरूरत अपने को बस यहीं तक पड़ता है, समझ गए हो। आगे बढ़े, देख लो, इसी का समझ में आ रहा है तुमको, जिया मानसवी सब ऊपर जा रहा तो बता दो। आ रहा है सर। आ रहा, वेरी गुड, ठीक है। जो नहीं समझ में आया बोल देना, नहीं तो समझ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा दिक्कत वाला टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं तो यहाँ समझाना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये सब क्लियर है, क्या क्या बताए, ठीक है। अब देखो, एक तो तुमको बता दिए, ठीक है, du, और दूसरा हमें बताना है dw, वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। और फिर हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस और फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, ये समझ गए। तो ये तो हो गया स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी du। इसके बाद आता है वर्क डन। अब देखो, पहले ये देख लो, किसी को दिक्कत है, कभी अगर इंटरनल एनर्जी पूछा तो du हमारा, u हमारा ये होता है NFRT by 2, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, और du क्या है, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बोल लो, दैट इज NFR dt by 2। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तभी बदलता है जब गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर में चेंज आता है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इंटरनल एनर्जी में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गए। अरे सही। तो अब अगला पार्ट पे आते हैं, अगला पार्ट है हमारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक हमारे पास, ठीक है, पिस्टन है और एक सिलेंडर है। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और यहाँ पे हमने एक ऐसा पिस्टन लगा रखा है। अब ये वर्क डन में थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में फाइट, फिजिक्स वाले अपने हिसाब से बताते हैं और केमिस्ट्री वाले अपने हिसाब से बताते हैं, समझ गए, दोनों का अलग अलग कहानी है, ठीक है। सो ये मान लो एक पिस्टन है जिसका एरिया A है और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट द प्रेशर ऑफ द गैस बी P, इसके अंदर प्रेशर P है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज N, N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर प्रेशर P है तो इधर से फोर्स लगता होगा, ये फोर्स गैस कितना लगाता होगा, फोर्स बाय द गैस इज P इंटू एरिया। भाई प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, हम लोग पढ़े थे प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। सो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया है तो नॉर्मल फोर्स इज P इंटू एरिया, सही है, सही है। यस सर। अगर ये पिस्टन x डिस्टेंस या dx मूव कर जाता है, यहाँ चला आता है, ये पिस्टन अगर थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है मान लो, ठीक है, तो गैस क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा।
सो dx अगर खिसका तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, F इंटू dx, ठीक है, फोर्स बाय द गैस एंड dx, क्योंकि dx भी इधर है फोर्स भी इधर है, सो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, समझ में आ। सो वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा फोर्स इज P इंटू, सॉरी इट इज P इंटू एरिया इंटू dx, ठीक है। सो दिस इज P, area into dx is dv, so I will write here pdv, समझ में आया। So work done by the gas is always equal to pdv, where p is the pressure of the gas, dv is the small increase or decrease in volume, मतलब कोई पिस्टन ऐसे बंद बढ़ गया मान लो वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क डन इज पॉजिटिव, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, इफ वॉल्यूम है ना increases, dw is positive. If volume decreases, dw is negative, समझ में आया क्या। if है ना, if volume increases, ठीक है, dw is positive, if volume of the gas decreases, work done by the gas is negative, समझ गए क्या। केमिस्ट्री में उल्टा चलता ही है, क्लियर है, अरे बोलो रे। हाँ सर। ठीक है, किसी भी सिस्टम का, गैस के सिस्टम का अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, समझ गए। वर्क डन बाय द गैस हमेशा PdV होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी तो वॉल्यूम ना घटता है ना बढ़ता है, तो dV क्या हो जाएगा, 0। इस तरह का प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम ना घटता है ना बढ़ता है, जिसमें वॉल्यूम ना घटता है ना बढ़ता है, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, समझ में आया क्या, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, समझ गया। तो दो चीज हम लोग पढ़े, ये क्लियर है, अरे ये क्लियर है, Yes, sir. जो भी स्टेप में दिक्कत रहे बता देना, किसी भी स्टेप में डाउट रहे तो बता देना। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये जो हमने लिखा है फॉर फिजिक्स, तो ये साइन कन्वेंशन जो है ये एक्चुअली साइन कन्वेंशन है, ये फिजिक्स में तुमको यही यूज करना है। केमिस्ट्री में कितना भी रटाया जाए बट फिजिक्स के क्वेश्चन में तुमको ऐसा ही सोचना है, उल्टा नहीं सोचना है, गलत हो जाएगा। और केमिस्ट्री में ये सोचोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में दो अलग अलग चीज है, समझ गए क्या। ये तकलीफ है थोड़ा यहाँ पे तुम लोगों के लिए, सही। तो दो चीज हम लोग पढ़े, एक चीज पढ़े हम लोग इंटरनल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज du, दैट इज इक्वल टू NFR dt by 2। और दूसरा चीज पढ़े वर्क डन इज इक्वल टू PdV, ये दो चीज पढ़े, ठीक है, समझ गए। इफ द टेम्परेचर, अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस then the work done is taken as positive. If the volume of the system decreases then the work done is taken as negative, समझ गया। ये हमारा सिस्टम का कहानी है। If the system का volume increases then the work done is taken as positive. If the volume of the system decreases the work done by the system is taken as negative, clear है, ठीक है। दूसरा du, if the temperature of the system increases then du is taken as positive। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा, तो चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है तो du is also decreasing and the decrease in du is taken as negative, समझ में आ। अगर पोटेंशियल है ना, समझ में आ, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है मतलब du is निगेटिव, और ये निगेटिव कब होगा, इफ द dt इज निगेटिव, जब टेम्परेचर घटेगा तो du घटेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो du बढ़ेगा, समझ में आया, ठीक है। du घटेगा तो उसको निगेटिव लेंगे और बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। वर्क डन, जब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेंगे, और वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन बाय द गैस निगेटिव लेंगे, क्लियर है। अरे बकोरे, Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। देखो ये तो हो गया दो चीज। अब इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा आसान है,
हम जरा बता दें, उसके बाद फिर गैस का क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे फिर अगले क्लास में करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक पिस्टन था, अभी हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अब इस पिस्टन को हमने, समझ गए, ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरा हुआ मान लो, ठीक है। इस पिस्टन के अंदर गैस भरा हुआ, गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ, तो गैस मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन करता रहता होगा। मान लो इसका टेम्परेचर T है। अब तुम देखो कि इस गैस मॉलिक्यूल को तुम हीट देते हो, मान लो dq, तो ये हीट क्या करेगा, एक तो du चेंज करेगा, और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, dw, सही। तो दो काम करेगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। dq इज हीट एडेड टू द सिस्टम। देखो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, ठीक है, समझ गया। ये एक्चुअली कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। dq इज द हीट एडेड और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम का मतलब हुआ जिसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये पिस्टन और गैस का बात कर रहे हैं, तो जो गैस इस पिस्टन के अंदर है वो हमारा सिस्टम हो गया, और इसके बाहर जो भी दुनिया है दैट इज सराउंडिंग। समझ गए, बोलो Yes, sir. क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो भी हम सिस्टम को हीट देंगे, वही उसमें से कुछ हीट इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और गैस मॉलिक्यूल बढ़ाएगा, और कुछ हीट वर्क डन कर देगा। समझ में आ। सो dq इज ऑलवेज इक्वल टू du प्लस dw। केमिस्ट्री में dq इज इक्वल टू du माइनस dw होता है ना। अरे बोलो रे, हाँ सर, हाँ सर। ये फिजिक्स का बात कर हम लोग ना। dq इज du प्लस dw। dq, अब देखो इसमें साइन कन्वेंशन क्या चलेगा, ठीक है, ये लिख देते हैं फिर बंद करेंगे। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq के बारे में सोचते हैं, dq इज हीट सिस्टम, हीट एडेड और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। हीट एडेड, हीट अगर हम सिस्टम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देन dq is positive, heat taken out, then dq is negative। अगर कभी dq निगेटिव आ रहा, मतलब सिस्टम से हीट निकाल लिया गया, या हम सिस्टम से हीट निकालेंगे तो dq को निगेटिव लेंगे। समझ में आ, ये साइन कन्वेंशन रहेगा अपना। हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड, ठीक है, देन dq is positive, heat taken out from the system, then dq is taken as negative। समझ में आ। पहला du क्या हुआ, if temperature of the system increases du is taken as positive, if temperature of the system decreases du is taken as negative, ठीक है, समझ गए। और dw का तो Yes, sir. ऑलरेडी, if the volume of the system increases then the work done is positive, if the volume of the system decreases then the work done is taken as negative। तो ये साइन कन्वेंशन ही चलता है अपने थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपना ये है, और साइन कन्वेंशन हमने तुम्हें बता दिया। हीट एडेड टू द सिस्टम dq, heat added to the system is positive, taken out from the system is negative। du, if the temperature increases du is positive, if temperature decreases du is negative। dw, heat है ना, work done, if volume of the system increases dw is positive, if volume of the system decreases dw must be negative। समझ में आ। ये यहाँ तक बेसिक थ्योरी था। अब इसके बाद पहला चीज अपना यहाँ से चालू होगा, that is called specific heat of gases and first law of thermodynamics। दो चीज अपने को पढ़ना है, मतलब 2 या 3 क्लास मान लो, और ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा भारी नहीं है। इसमें एक क्लास में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे, और 2 क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। सही, आज तो हम बेसिक बता दिए तुमको कि क्या क्या होता है, dq क्या होता है, du क्या होता है, dw क्या होता है, और लिखते कैसे, ठीक है। du का मतलब हुआ NFR dt/2, और dw का मतलब हुआ pdv। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो आज और कंटिन्यू करें कि भगोगे अब, क्योंकि आगे अब हमको पढ़ाना है, तो ठीक है, अब इसका क्वेश्चन हमको कराना है तो तुरंत होगा नहीं, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताओ,
आगे पढ़ने को तैयार हो तो बताओ, आगे पढ़ाएं। चलो फिर अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है, परसों मिलते हैं। ओके कल सर, बाय टेस्ट दे सर, देना सब थैंक लोग, यू है ना। सर। ओके।